Good morning students, welcome back to Dhananjay's IAS Academy. Hope you all are doing well and studying hard. So today is 11th of March. स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट में डेवलपमेंट्स आ रखी हैं उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इनके साथ। इंडिया जब भी किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था। हर एक एंगल आपने पढ़ा होगा, हम उस टाइम में नहीं जुड़े हुए थे बट अब जुड़े हैं तो हम डील करेंगे EFTA को लेके जितने भी डायमेंशंस निकल के आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो फैक्चुअल क्वेश्चन है कुछ EFTA के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। EFTA के रिगार्डिंग यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसके साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, कल ही साइन किया था। बहुत टाइम से नेगोशिएशंस चल रहे थे, हमने तब भी कवर किया था और बीच बीच में कवर किए जा रहे थे। तो एक तरह से आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। जो नए बच्चे आए हैं वो जान लेंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। किसके रिगार्डिंग? EFTA के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखा है EFTA के रिगार्डिंग, आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। गलत, इनकरेक्ट। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए क्या ये जो 4 कंट्रीज लिखे रखे हैं वो EFTA के मेंबर कंट्रीज हैं? क्या वो EFTA के सदस्य देश हैं? आइसलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, क्या ये EFTA के कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं ये कंट्रीज? कुछ अलग लग रहा है? जी हाँ, जर्मनी नहीं होगा, जर्मनी नहीं है। जर्मनी की जगह क्या होगा? लेकिस्टीन। आइसलैंड, लेकिस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये है EFTA के मेंबर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, जर्मनी होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये हटा दो। चलो ठीक है, एक तो मिल गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जर्मनी नहीं होगा, इसकी जगह होगा लेकिस्टीन। चलो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट काफी फैक्चुअल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए। जी हाँ, ये स्टैब्लिश हुआ था 3 मई 1960 को। ये 3 मई 1960 में ये हुआ था स्टैब्लिश, इसकी स्थापना हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और काफी फैक्चुअल है, बिल्कुल याद रखना है और घबराने नहीं है, इतनी बार रिवीजन करेंगे ना कि याद हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा है कि ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन मेंबर्स स्ट्रिक्टली विद इन यूरोप। स्ट्रिक्टली, काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो जाती? स्ट्रिक्टली, ऑलवेज यूरोप के भीतर अपने सदस्यों में बीच एकीकरण का बढ़ावा देना, यूरोप के भीतर ही। इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, चांसेस होते हैं कि वो गलत ही रहते हैं। और मैंने क्या बताया, EFTA ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अगर वो स्ट्रिक्टली यूरोप के आपस में ही कर रहे होते तो इंडिया के साथ क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते? तो गलत है। स्ट्रिक्टली की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता बिटवीन इट्स मेंबर कंट्री ऑफ यूरोप एंड ग्लोबली, तब ये स्टेटमेंट हम कहते कि सही है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली विद इन द कंट्री, तो ये तो गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? A और C गलत है। A और C गलत है। इस 3 स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही था कि ये 3 मई 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। चलो, तो क्या क्या बातें निकल कर आई है? कल न्यू दिल्ली में साइन किया गया था इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीयूष गोयल साहब भी थे वहां पे प्रेजेंट, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल है। और क्या क्या बात हुई? तो यूरोपियन नेशन ने कहा है कि हम ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेंगे इंडियन प्रोडक्ट को, जो है एनिमल प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो भी प्रोडक्ट है इंडिया एक्सपोर्ट करेगी यूरोपियन यूनियन ने EFTA की मेंबर कंट्री को, तो हमें वहां पे ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है EFTA वालों ने, कि कहा है कि हमारी कंपनीज इतने तक का निवेश करेगी हमारे भारत देश में। तो बहुत बड़ी बात है, बूस्ट होगा हमारा इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो बिल्कुल होगा। तो EFTA ने साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया $100 बिलियन का। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, योजना से रिलेटेड है। कल आया हुआ था इसका डाटा इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसी से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट बताओ। आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यहां से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके चलो, जानते हो क्या होता है इसमें? हाँ, इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख रुपए मिलती है, तो वही वाली स्टेटमेंट, वही वाली स्कीम है। आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, चलो देखते हैं। 5 लाख पर पर्सन, ये जो योजना है प्रोवाइड करता है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर पर्सन। क्या ये योजना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है प्रति व्यक्ति 5 लाख? प्रति व्यक्ति 5 लाख, आप समझ रहे हो इकोनॉमिक बर्डन कितना बढ़ जाएगा हमारे गवर्नमेंट पे? पर पर्सन 5 लाख
पॉसिबल हो सकता है बट अभी नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमी उतनी बढ़ी नहीं है, तो अभी तो फिलहाल पर पर्सन नहीं है, ये पर फैमिली है। क्या है? पर फैमिली है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल गलत हो गया। अगर पर फैमिली होता तो स्टेटमेंट सही होता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो स्कीम है इसका जो एक्सपेंस है वो डिवाइड होता है 60-40 रेशियो, मतलब 60% जो है वो सेंटर देती है और 40 स्टेट देती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है जी हाँ, 60% स्टेट इनकर करती है इसका कॉस्ट और 40 करती है हमारी, 60 सेंटर करती है और 40 हमारी स्टेट करती है। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया और पहला वाला गलत हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट, तो सिर्फ 2 करेक्ट है। ओके, केवल 2। चलो थोड़ा सा टेक्निकलिटी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीएम जय लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और लॉन्च हुआ था 1 डे एग्जाम में, पूछ लिए जाते हैं 2018 में, और इसमें मिलता है 5 लाख रुपए पर फैमिली, याद रखना, पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। और क्या, जितनी भी सर्जरीज के कॉस्ट आते हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट के कॉस्ट आते हैं, सब कवर करेगा। और इसका नोडल मिनिस्ट्री, इसका इंप्लीमेंटिंग बॉडी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। और जितने भी स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है, और स्टेट का जो अपेक्स बॉडी हो जाएगा स्टेट में, स्टेट हेल्थ एजेंसी। तो याद रखना, बिल्कुल याद रखना है, पीएम जय की जो भी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इन्हीं के वेबसाइट पे डाटा निकल के आया था, और डाटा निकल के आया था, क्या डाटा निकल के आया था? डाटा निकल के आया था कि पीएम आयुष्मान भारत के अंडर में कितने कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, तो और किस फील्ड में सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा इलाज जो हो रहा है किस फील्ड में हो रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, तो सबसे ज्यादा हो रहा है कार्डियोलॉजी। ओके, कार्डियोलॉजी में सबसे ज्यादा खर्च पैसे जा रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत। फिर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन। तो मतलब सबसे ज्यादा, वैसे भी बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है रेडियो कार्डियो को लेके, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रहा है, मनी स्पेंड हो रहा है कार्डियोलॉजी पे। और अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो होमोडायलिसिस, इसमें सबसे ज्यादा पैसे जा रहे हैं। कहाँ? होमोडायलिसिस में, एंजियोप्लास्टी वगैरह में भी जा रहे हैं, बट सबसे ज्यादा होमोडायलिसिस और कार्डियोलॉजी। तो ये है, कल डाटा निकल के आई थी कुछ सामने में, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और बात कही गई थी कि जो हमारी कंट्रीज है, तो जितने भी सदर्न स्टेट है हमारे के कंट्रीज के, तो 53% जो भी पैसे हैं ना वो सदर्न स्टेट्स वाले यूटिलाइज कर रहे हैं इसकी स्कीम के अंतर्गत, 53%, ठीक है। ये जो डार्क ब्लू एरिया है यहाँ पे 5000 से ज्यादा यूज हो रहा है, तो 53% जो है सदर्न स्टेट के सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं, जो अच्छी बात है, जागरूक हैं। चलो, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। कॉपरेटिव्स को लेके बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं निकल के, बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने कॉपरेटिव्स को लेकर। कल ही पढ़ा था कि अमित शाह जी ने लॉन्च किया है नेशनल डाटाबेस ऑन कॉपरेटिव, जहां पे जितनी भी कॉपरेटिव सोसाइटीज है सब सारे का ब्यौरा रखा हुआ रहेगा उस डाटाबेस पे। तो ये पढ़ा था। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर पढ़ा था कि अमित शाह जी ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या काम करेगा? अर्बन डेवलपमेंट, जितने भी अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनको बैकअप करेगा, टेक्नोलॉजिकल उनको बूस्ट देगा और ट्रस्ट बिल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, बैंक है, बैंक को और क्या चाहिए? कस्टमर्स चाहिए, और कस्टमर को क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। और ट्रस्ट कैसे मिलेगा? अगर वो बैंक किसी गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैकअप्ड हो। तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो कॉपरेटिव्स को लेके बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं, उसमें से फिर एक आया है क्या कि इंडिया का पहला म्यूजियम जो डेडिकेटेड है कॉपरेटिव्स को, वो कौन से शहर में बन रहा है? बताइए। सहकारी समिति को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय। जितने भी कोऑपरेटिव बेस्ड सोसाइटीज हैं उनके बारे में जानकारी, उनकी हिस्ट्री इस म्यूजियम में मिलेगी, और इस तरह की पहली म्यूजियम हमारे भारत में बन रही है। और ये कहाँ बन रही है ये बताइए बाबू? ये बन रहा है कोझिकोड ऑफ केरला। कहाँ बन रहा है? कोझिकोड ऑफ केरला। तो 14 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है ये, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम बन रहा है कोझिकोड केरला में। हम जानेंगे इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में, जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसेज हैं हमारे सोसाइटीज हैं, आमूल हो गया, इफ्को हो गया, केरला दिनेश बेडी, जितने भी हैं सारे मिलके बना रहे हैं ये। चलो रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। नागपुर को लेके हमने कल क्या पढ़ा था? जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। पहला ऐसा शहर होगा जो
2050 तक इन्होंने टारगेट कर रखा है कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो जीरो कार्बन इमिशन रखती है। इसके अंतर्गत इन्होंने लाया है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। किसने लाया है? नागपुर ने लाया है। डिब्रूगढ़ बहुत इजी है, बहुत बार रिवीजन कर रखा है, असम में है। और क्या हुआ है यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी और योगा से ठीक करने वाला हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ है डिब्रूगढ़ असम में, नॉर्थ ईस्ट का पहला। और कानपुर में हमने क्या पढ़ा था? कानपुर यूपी, अडानी जी ने बनाया है इंडिया का पहला प्राइवेट एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। कहाँ? कानपुर यूपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंट्री को मिला है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड टू कॉम्बैट मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड? नाम है इस अवार्ड का प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। किस कंट्री को मिला है बताइए? खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस कंट्री को प्राप्त हुआ है? किस देश को प्राप्त हुआ है? दोनों ही वायरल डिजीज है। ओके, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बच्चों में देखी जाती है मीजल्स और रूबेला, दोनों का सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों वायरल डीएनए है, वायरल फीवर है। और मीजल्स और रूबेला में मीजल्स थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो जाता है रूबेला से, बच्चों में देखी जाती है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए सराहना मिला है, अवार्ड मिला है। किस कंट्री को मिला है? ये हमारे भारत को मिला है, इंडिया को मिला है। किसको मिला है? इंडिया को मिला है। तो इंडिया हैज बीन bestowed with the prestigious medal award for measles and rubella champions award। ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन। पेरू को लेके हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? पेरू में कुछ पढ़ा नहीं है। पेरू को हमने जाना था कि यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। किससे होता है डेंगू? एडिस एजिप्टी। कंबोडिया को लेके हमने क्या पढ़ा था? इंडिया ने कंबोडिया के साथ डील साइन की है। किस लिए? ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया प्रोवाइड करेगा। किसको? कंबोडिया को। और केप वर्डे मलेरिया बहुत नहीं है फ्री हो गया, WHO ने सर्टिफाई किया है। अफ्रीका, मॉरिशियाना, सेनेगल, 10 आइलैंड कंट्री यहाँ पे, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। तो इधर मॉरिशियाना आता है, इधर सेनेगल आता है, इसी के इस साइड में है 10 आइलैंड कंट्री। केप वर्डे जो WHO ने कहा है, सर्टिफाई किया है, मलेरिया फ्री है केप वर्डे। तो इंडिया को मिला है क्या? प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। चलो 125 फुट ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लाचित बोरफुकन ऑलरेडी कवर्ड कर रखा है हमने, फिर से कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो ये जो है लचित बोरफुकन की जो स्टैच्यू बनी है, कहाँ बनी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अहोम जनरल, थोड़ा सा भी जानते होंगे अहोम डायनेस्टी के बारे में, तो इतना तो आइडिया हो गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट की डायनेस्टी है अहोम डायनेस्टी। और ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ एक ही स्टेट दिख रही है, तो ऑब्वियसली हाँ असम। तो असम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 125 फुट ऊंची लचित बोरफुकन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बैटल ऑफ सरायघाट इन्होंने लड़ा था, अहोम डायनेस्टी के जनरल थे ये, और दूर भगाया था मुगल आर्मी को असम के टेरिटरी से। और इस स्टैच्यू का नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वैल्योर। चलो ठीक है, जल्दी से करते हैं रिवीजन। गुजरात को लेके हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स पढ़े हैं? बहुत सारे पढ़े हैं, पर लेटेस्ट में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे टाटा जो हमारी कंपनी है ताइवान के साथ मिलके सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश कर रही हैं। 2 पहली बनेगी धोलेरा में गुजरात में, और एक और गुजरात में, और उसके अलावा एक बन रही है असम में। तो टोटल हमारी कंट्री में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट बन रहे हैं, 2 गुजरात में और एक असम में। जो सब, और इन तीनों में से सबसे पहली जो यूनिट है वो बनेगी गुजरात के धोलेरा में। चलो ठीक है। तमिलनाडु को भी लेके हमने कुछ स्टैच्यू के बारे में पढ़ा था। कोत्रवई स्टैच्यू मिली है पल्लवा डायनेस्टी की, कहाँ? तमिलनाडु में। और तेलंगाना में बादामी चालुक्य डायनेस्टी की 1200-1300 साल पुरानी मंदिर मिली है, इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ? तेलंगाना में। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इजी है, हमारे मोदी साहब गए थे यहाँ पे, इसलिए आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो निकल के आई है। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? बहुत इजी है, असम। कहाँ है? असम में है। तो गए थे हमारे मोदी साहब काजीरंगा नेशनल पार्क का भ्रमण करने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो इस पार्क में जा रहे हैं, ऐसा वहां के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है। चलो, हेमंत विश्व शर्मा, सॉरी सोरेन नहीं चलो, त्रिपुरा को लेके हमने क्या क्या डेवलपमेंट पढ़ रखे हैं नेशनल पार्क को लेके? जी हाँ, सिपाही जाला नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। क्या पढ़ा था? कुछ एनिमल्स को रिलोकेट किया गया था ताकि उनका बायोडाइवर्सिटी कंजर्व किया जा सके। कहाँ? त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क है सिपाही जाला। तमिलनाडु में हमने क्या पढ़ा था? वीरा
थंगल नेशनल पार्क, यहाँ पे हमने ये वीरा थंगल नेशनल पार्क क्यों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेसिव स्पेसीज है जिसका नाम है कस्क्यूटा डॉडर। ये नॉर्थ अमेरिका की इन्वेसिव स्पेसीज है जो वीरा थंगल नेशनल पार्क में आ रही है और उनके जो पेड़ है उनको चोक कर रही है, उनको सांस नहीं लेने दे रही है, उनका डिफोरेस्टेशन टाइप का हो रहा है। कहाँ? वीरा थंगल नेशनल पार्क तमिलनाडु में, किसके चलते? कस्क्यूटा डॉडर के चलते। चलो ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को लेके हमने पढ़ा था अमराबाद नेशनल पार्क, और क्या निकल के आई थी यहाँ पे कि लिपर्ड का जनसंख्या बहुत बढ़ गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश, अमराबाद। चलो ठीक है। काफी फैक्टर। ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन हेल्ड हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्लू लीडर्स ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो जाए, इसके लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। तो इनका एक मीटिंग हुआ था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। कहाँ हुआ था? हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स की उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था बताइए? ब्लू लीडर्स मेंबर्स जो क्लाइमेट चेंज के को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और काम कर रहे हैं कि कैसे कंजर्व किया जा सके हमारे इन्वायरमेंट को। तो इनकी बनी है, इनकी इवेंट हुई थी, इनकी मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी आप बताइए? ये हुआ था बेल्जियम में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। तो बेल्जियम में हुआ था और ये एम्बिशियस ग्रुप ऑफ कंट्री है जो सेव करना चाहते हैं ग्लोबल ओशन इन द फेस फॉर क्लाइमेट क्राइसिस, ओवरफिशिंग, पोल्यूशन एंड अदर थ्रेट्स। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वाशिंगटन डीसी को हमने लेके क्या पढ़ा था? वाशिंगटन डीसी को लेके पढ़ा था हमने कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में। मतलब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड मतलब किसी चीज का फंड है। जी हाँ, फंड है ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। तो किस लिए काम करता है ये काम करता है कन्मिंग मॉन्ट्रियल में जो बातें निकल के आई थी उसको फुलफिल करने के लिए। और क्या बातें निकल के आई थी? इनका कहना था कन्मिंग मॉन्ट्रियल का कि हम 30% तक की इकोसिस्टम को डिग्रेड होने से बचाएंगे बाय 2030। किसका था? कन्मिंग मॉन्ट्रियल। तो इसके तहत बना था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और 30% बचाना है तो पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो इसी के लिए फंड का पहला मीटिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्मनी को लेकर हमने डेवलपमेंट जाना था कि जर्मनी बना रहा है कार्बन कैप्चर करने के लिए ऑफशोर कार्बन कैप्चर में हेल्प करेगा। क्या करेंगे? ये इंडस्ट्री से कार्बन जो इमिशन हो रहे हैं उनको कैप्चर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे वाया शिप और समुद्र की गहराई में स्टोर कर देंगे। क्या? कार्बन। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। और श्रीलंका को लेकर क्या पड़ा था कि इंडिया ने साइन किया है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर श्रीलंका के जाफना आइलैंड में। चलो काफी फैक्चुअल है। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है किसको? प्रिट्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है? 2024 का। ये नोबेल प्राइज है आर्किटेक्चर की फील्ड में। बताइए। सारे जो नाम यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और नया नाम भी इंक्लूड हो जाएगा जो बाद में जिनका हम वो भी रिवीजन कर लेंगे। ये है जापान के रिकेन यामामोतो। जापान के रिकेन यामामोतो जो ये हैं, इनको मिला है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। बिल्कुल नहीं घबराना है, बार बार रिवीजन करेंगे, बहुत आराम से याद हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ रखा है? ओलेग कोनोनेन्को को लेके हमने क्या पढ़ा था? ओलेग कोनोनेन्को ऐसे इंसान हैं जो स्पेस में पिछले 2.5 साल से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं और ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबा समय अपना व्यतीत किया है। कहाँ? स्पेस में। कौन? ओलेग कोनोनेन्को। चलो ठीक है। नीमा शेरिखानी, वो पोलर बियर वाली फोटो, पीपल्स चॉइस अवार्ड किनको मिला? नीमा शेरिखानी को। और सुनील मित्तल पहले इंडियन जिनको मिला है चार्ल्स श्री द्वारा नाइटहुड अवार्ड। किनको? सुनील भारती मित्तल को। ऑपरेशन कामधेनु किस स्टेट से रिलेटेड है? जहां पे कर्ब किया जाएगा कैटल स्मगलिंग को। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन कामधेनु जो पशु की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए काम करता है। ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बहुत आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। बताओ। ऑपरेशन कामधेनु। कैटल की स्मगलिंग हो रही है और स्मगलिंग जनरली हम देखते हैं कि जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे होता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया है। वहां की पुलिस ने क्या ऑपरेशन कामधेनु
ताकि जो भी कैटल स्मगलिंग कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जा सके और स्क्रूटिनाइज किया जा सके, उनकी एक्टिविटीज को कम किया जा सके, बंद किया जा सके जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। क्या? ऑपरेशन कामधेनु। झारखंड को लेके हमने कल पढ़ा था, विडो रीमैरिज वाला स्कीम लाया था, जहां पे अगर कोई विडो शादी करती है फिर से तो उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वेलफेयर स्कीम कहाँ? झारखंड की। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। 1,500 रुपए मंथली मिलेगा। और केरला को लेके हमने 2 डेवलपमेंट्स हाल ही में जाने थे। सबसे पहला जनरेटिव AI टीचर है आयरिश दीदी जो आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। और दूसरा ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर में डाला है। किसने? केरला ने। चलो लास्ट क्वेश्चन, सिटाकोसिस ये हाल ही में देखा गया है, किस चीज से रिलेटेड है? बताइए। सिटाकोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? बताइए। सारा पढ़ चुका है हमने। जी हाँ, ये रिलेटेड है पैरेट फीवर से लेके। तो क्या हो रहा है, यूरोप के 5 लोग वो अपनी जिंदगी अपनी जान गंवा चुके हैं पैरेट फीवर को लेके। क्या होता है पैरेट फीवर? एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो अफेक्ट करता है बर्ड्स को, पर ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमंस को भी बर्ड्स के थ्रू। जो बर्ड्स के साथ ज्यादा रहते हैं, स्पेशली जो बर्ड वॉचर है या फिर वेटेरियन डॉक्टर्स हैं, उनको वो ज्यादा प्रोन है इस डिजीज को लेके। तो पैरेट डिजीज बर्ड्स में देखी जा रही है और इसके चलते यूरोप में 5 जान जा चुकी हैं। चलो रिवीजन कर लेते हैं। HIV को लेके हमने पढ़ा था डोलूटागवीर का। क्या था? ये एंटीवायरल ड्रग था, रेट्रो ड्रग था, जिसमें देखा गया है कि जो भी HIV पेशेंट इस दवा को ले रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इस ड्रग को लेके। क्या था? डोलूटागवीर। चलो ठीक है। CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, इसको लेके हमने पढ़ा था, दवा आई है, क्या नाम है? जेनांडिस। इसको अप्रूवल मिला है जो यूज होगा CKD को लेके, क्रोनिक किडनी डिजीज को लेके। और बॉडी माइक्रोब्स को लेके पढ़ा था हमने, ओबेलिस्क। ये वायरल लाइक माइक्रोब्स है विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और अभी इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हमारी बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल है या फिर फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, इस बात को लेके अभी चल रही है रिसर्च। तो पाई गई है हमारी बॉडी में ही ओबेलिस्क वायरल लाइक माइक्रोब्स। तो हो गया आज का सेशन। ये था आज का सेशन, हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।